बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लोकलाइज्ड बॉन्ड। इससे पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में है, केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू न्यूक्लियाई शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम। कि केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स की न्यूक्लियाई एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। ये दो तरह का होता है, एक होता है लोकलाइज्ड बॉन्ड और दूसरा डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। तो आज बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होता है? अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम। कि लोकलाइज्ड बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ दो न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर्ड होती है। उस बॉन्ड को हम कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। और वो इलेक्ट्रॉन जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसे एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कि ये हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं, दोनों के पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में। तो ये दोनों बॉन्ड बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगी और हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा H2। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि दो न्यूक्लियाई हैं हमारे पास और इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर हुई है और सिर्फ वो इसी दो न्यूक्लियाई के दरमियान ही कंसनट्रेटेड है। ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। हम इसे मज़ीद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इथेन में हमारे पास कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ही है, शेयर्ड हुई है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वो एक अलहदा बॉन्ड है, वो वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर नहीं हो सकता और ना ही ये उधर शिफ्ट हो सकता है। इस तरह 2,3 ब्यूटीन में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। 2 और 3 कार्बन नंबर 1 और 2 और 3 के दरमियान ये शेयर्ड हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह 2,3 ब्यूटाइन के दरमियान 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और पाई बॉन्ड भी हो सकता है, जबकि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड सिर्फ पाई बॉन्ड ही होता है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड की वो है, इट इज़ फुली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली वन ल्यूइस स्ट्रक्चर। कि इसका सिर्फ एक ही ल्यूइस स्ट्रक्चर बन सकता है। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मिसाल दी हुई है कि इसमें अगर हम इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये सिर्फ एक ही ल्यूइस स्ट्रक्चर इसका होगा, दूसरा और कोई नहीं बन सकता। इस तरह 2,3 ब्यूटीन, इसका भी एक ही ल्यूइस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ कंबाइनिंग एटम इज कैलकुलेटेड विच इज क्लोजर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। कि लोकलाइज्ड बॉन्ड का जब भी हम बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी या डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के तकरीबन बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 1,4 पेंटाडाई। यहाँ पे हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड है, यहाँ पे भी लोकलाइज्ड बॉन्ड है और यहाँ पे भी। अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के दरमियान दो जगह पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान और 4 और 5 के दरमियान। तो हमें पता है कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 60-30। यहाँ पे दो बॉन्ड है तो इस वजह से टोटल एनर्जी होगी 1260 किलो जूल पर मोल। इस तरह एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी होती है 345। तो यहाँ पे दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो टोटल एनर्जी होगी 690 किलो जूल पर मोल। इस तरह एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी होती है 415 और यहाँ पर 8 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी होगी 320 किलो जूल पर मोल। टोटल एनर्जी है हमारे पास 5270 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड इज़ लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू डी लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होती। एक जो मॉलिक्यूल होता है, जो लोकलाइज्ड बॉन्ड होता है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड होती है, वो नेक्स्ट एटम के दरमियान की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती। इसने खुद ही उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करना होता है, इस वजह से ये लेस स्टेबल होता है। जबकि डी लोकलाइज्ड बॉन्ड की यहाँ पे मिसाल है हमारे पास बेंजीन की, कि इसके हमारे पास 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दिखाए गए हुए हैं कि रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास डी लोकलाइज्ड बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लोकलाइज्ड बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स और मॉलिक्यूल, कि एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सिर्फ उसी एटम्स के दरमियान रहता है जहाँ पे ये बॉन्ड बना होता है। जैसा कि यहाँ पे मिथानॉल की हमारे पास एक मिसाल दी हुई है कि अगर मिथानॉल का अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर आ जाते हैं। तो ये लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही रहेगा और इसने खुद ही इस चार्ज को अकोमोडेट करना है। लेकिन अगर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है एसीटेट आयन, यहाँ पे हमारे पास है सी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक डबल बॉन्ड के जरिए और एक ऑक्सीजन के जरिए। तो ये वाली ऑक्सीजन जो है इसके साथ 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये लोन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट करेगी और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और हमारे पास इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस वजह से डीलोकलाइज्ड बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लोकलाइज्ड बॉन्ड। फिर हमारे पास कि ये चूँकि लोकलाइज्ड बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान ही होता है, इस वजह से इसे कहा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर आयनिक बॉन्ड्स लोकलाइज्ड, कि क्या आयनिक बॉन्ड लोकलाइज्ड होते हैं? तो इसका आंसर है येस, आयनिक बॉन्ड्स लोकलाइज्ड होते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो टाइटली बाउंड होते हैं टू देयर न्यूक्लियाई, और इसी लोकलाइजेशन की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड EAN रूल। इन दोनों रूल्स को डिस्कस करने का मकसद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिडिक्ट करती हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों में बताते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टेबल है या नहीं। दूसरा, हाउ मैनी मेटल एटम्स, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने मेटल बॉन्ड्स हैं ये बताते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास EAN रूल, EAN स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये सबसे पहले सिडग्विक ने प्रपोज किया था और इसी वजह से इसे सिडग्विक थ्योरी या फिर EAN रूल का नाम दिया गया है। और ये किस लिए EAN रूल यूज़ किया जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो सिडग्विक थ्योरी या EAN रूल के मुताबिक ये रूल हमें बताता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी मेटल एटम या आयन उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को उस वक्त तक एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी पीरियड में जो नोबल गैस है उसके बराबर नहीं हो जाते। क्या मेटल एटम और आयन विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर till the number of electrons in the metal atom or ion becomes equal to the atomic number of noble gas element found in the same period। उसी पीरियड में जो नोबल गैस पाई जाती है उसके बराबर उसका एटॉमिक नंबर हो जाए। सिडग्विक ने इसको डिटरमिन करने के लिए एक फार्मूला रिकमेंड किया था जो कि हमारे पास है EAN = G-X प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। CN स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा G-X प्लस L इंटू D इंटू 2। यहाँ पर G से मुराद है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो उसका एटॉमिक नंबर, X से मुराद है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और L का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। D से मुराद डेंसिटी,
डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कि एक लिगेंड में कितने डोनर एटम्स हैं। अब हम इस रूल को अप्लाई करते हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दिया गया और हमने फाइंड आउट करना है कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो हमारे पास EN रूल है Z - X + L × D × 2। Z से मुराद होता है एटॉमिक नंबर, पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 26, फेरस सेंट्रल मेटल एटम है फेरस, तो उसका फेरस का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 26, और X से मुराद होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का कि हम सबसे पहले हमारे पास पोटाशियम है, तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। 4 पोटाशियम के एटम है तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेटल की हमने फाइंड आउट करनी है Fe की, उसकी जगह X लगा दिया, और साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और 6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड है जिसकी जो न्यूट्रल हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास 0 होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + X - 6 = 0 और X = +6 - 2 और आयरन की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। इस फॉर्मूले में हम +2 को पुट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास 6 हैं, इनकी डेंसिटी 1 है और टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, और 36 जो है वो एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, वो आयरन के पीरियड में पाई जाती है, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसकी भी हम EN रूल की मदद से इसकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का सेम वही तरीका है जिसकी मदद से हमने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम की थी। कि हमारे पास पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, X क्रोमियम जिनकी हमने फाइंड आउट करनी है, और ऑक्सीलेट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और 3 आयन है। तो इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। इसको हम इसमें पुट करेंगे। लिगेंड इस यहाँ पे हमारे पास 3 है और इनकी डेंसिटी 2 है, और हमारे पास 33 आ रहा है इसका EAN नंबर, जबकि हमारे पास इसी पीरियड में जो हमारे पास नोबल गैस पाई जाती है वो है क्रिप्टॉन और उसका 36 एटॉमिक नंबर है, तो ये उससे कम है, तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी लो है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले डिस्कस किया है कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ सिडग्विक थ्योरी। सिडग्विक थ्योरी की लिमिटेशन है हमारे पास कि EN रूल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी कि वो स्टेबल है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि स्टेबल हैं लेकिन EN रूल की मदद से उनकी स्टेबिलिटी का हमें पता नहीं चल सका। इसी तरह इस थ्योरी ने ज्योमेट्रिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स, ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना ही इनके मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये एक अमेरिकन केमिस्ट आयरविंग लैंगम्यूर ने दिया था इन 1921 में, और ये भी EN रूल की तरह ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो उनमें उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास 5D ऑर्बिटल होता है, 1S और 3P ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ये 18 इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर ले, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों तो वो कंपाउंड जो है वो उसको हम स्टेबल कह देंगे। उनके व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ सेड टू बी अचीव्ड द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेम पीरियड। इसकी एक लिमिटेशन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, वो ये थी कि दिस रूल इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल्स दैट आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स,
क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, डी ब्लॉक का होना ज़रूरी है, इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये रूल उन मेटल्स के लिए के लिए नहीं है जो ट्रांजिशन मेटल्स ना हो। इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स वो हमारे पास शुड बी इक्वल टू 18, वो 18 के बराबर होने चाहिए। अब इस रूल को हम अप्लाई करते हुए कुछ एग्जांपल्स क्या 18 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया और हमने फाइंड आउट करना है वेदर इट इज़ स्टेबल और नॉट, कि ये स्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम फेरस है और इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। कार्बोनाइल जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और यहाँ पे 5 है कार्बोनाइल का एटम है, तो इस वजह से हमारे पास आ गया 2 × 5, 2 5 10 + 8 = 18, ये 18 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड स्टेबल है। नेक्स्ट कि हमने इस कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके हमारे पास होते हैं। एक होता है न्यूट्रल मेथड और एक है आयोनिक मेथड। न्यूट्रल मेथड जो है वो इसको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ईजी होता है और इसको यूज़ करते हुए हमेशा हमारे पास जो आंसर जो है वो ठीक आता है। लेकिन जो आयोनिक मेथड होता है वो लेस प्रेफर ड्यू टू चार्ज इन्वॉल्वमेंट, इसमें चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज कभी गलत भी हो सकता है, इस वजह से हम इसे लेस प्रेफर करते हैं। अब न्यूट्रल मेथड और आयोनिक मेथड को हम देखेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब हम न्यूट्रल मेथड की बात करेंगे तो हमने उसकी होमोलिटिक ब्रेकिंग करनी है कि एक जब भी कोई मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक ही मेटल दे रहा है। लेकिन जब हम आयोनिक मेथड की बात करेंगे तब हमने हेट्रोलिटिक ब्रेकेज करनी है। हेट्रोलिटिक मीन्स कि इसमें आयोनिक बॉन्ड में चार्ज इन्वॉल्वमेंट होती है कि जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो दोनों हाइड्रोजन ही दे रहा है, ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब इस रूल को अप्लाई करते हुए हम एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को प्रेडिक्ट करेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं है स्टेबल। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है और हमने इसकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करना है। इसमें 5 कार्बोनाइल एटम्स अटैच्ड हैं और एक हाइड्रोजन, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। हम सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से। इसमें हमने 2 मेथड पढ़े हैं, एक न्यूट्रल मेथड और आयोनिक मेथड। सबसे पहले हम न्यूट्रल मेथड से डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड ये 18 के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। हमारे पास कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, 5 है यहाँ पे लिगेंड है, इस वजह से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और न्यूट्रल मेथड के मुताबिक यहाँ पे न्यूट्रल मेथड हमने डिस्कस किया था कि दोनों एटम्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और मैग्नीज भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, मीन्स कि ये स्टेबल है। इसी तरह अगर हम आयोनिक मेथड की बात करें तो उसमें हमारे पास है कि मैग्नीज जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसमें चार्ज इन्वॉल्वमेंट होती है। और आयोनिक मेथड की बात हमने की थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं वो दोनों ही लिगेंड ही देता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो 2 है, तो फिर मैग्नीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो हमारे पास आंसर 18 ही आएगा। कि दोनों मेथड से कैलकुलेट करें तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन न्यूट्रल मेथड ज़्यादा ईजी होता है, इस वजह से इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करना चाहें EN रूल की मदद से, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Z - XL × D × 2। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी फाइंड आउट करें तो हमारे पास +1 आएगी। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है हमारे पास 5 है, कार्बोनाइल और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जबकि हाइड्रोजन,
तो इनको हमारे पास करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, और 36 जो है वो इसमें क्रिप्टोन का एटॉमिक नंबर है, नोबल गैस, तो इस वजह से ये स्टेबल है। हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी पढ़ लिया है और EAN रूल भी पढ़ लिया है। दोनों में डिफरेंस ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जब हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड कैलकुलेट करें तो दोनों ही 18 के बराबर आना चाहिए, लेकिन EN रूल में जब हम उसके कैलकुलेट करें तो वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल आने चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN रूल, कि हम इसको किस लिए स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको एप्लीकेशन पढ़ी थी कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये दिया हुआ है निकल है, कार्बोनाइल, और कितने कार्बोनाइल निकल के साथ अटैच है उसकी जगह पे एक्स लगाया हुआ है। ये हमने डिटरमिन करने हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए। उसके लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल की मदद से हम इसको कैलकुलेट करें तो निकल के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। कार्बोनाइल एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कितने कार्बोनाइल यहाँ पे अटैच है वो हमने फाइंड आउट करना है। हम एक्स लगा देंगे, 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आंसर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे निकल के साथ 4 कार्बोनाइल के लिगेंड्स अटैच हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द ट्रांजिशन मेटल्स, कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल अटैच है। तो इसके लिए भी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम उसकी जगह एक्स लगा देंगे। कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे 5 एटम है, तो हमने ये लगा दिया, और इट्स इक्वल टू 18, कि वो 18 के बराबर हो तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होता है। तो 10 आके इधर माइनस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू 8, और 8 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फेरस के, आयरन के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल इस कॉम्प्लेक्स में आएगी वो होगी फेरस। अब हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN रूल में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक टेबल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसी तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, OH, OR भी 1, साइनाइड, CH3, Cr3 भी 1। और एक बात आप लोगों ने याद करनी है कि नाइट्रोसाइल 1 भी डोनेट करता है और 3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन आपने इसी लिहाज से याद करना है कि अगर NO बेंट हो तो फिर 1 डोनेट करता है, और अगर वो लीनियर हो तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कि जो हमारे पास चार्ज्ड होते हैं लिगेंड्स वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बोनाइल Pr3, अमोनिया, वाटर, ये दोनों भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इथीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फ़र, ट्रिपल बॉन्ड N जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस तरह इथाइलिन डाइमीन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और मेरे पास बेंजीन और उसके साथ अगर मेटल अटैच हो ये 6 डोनेट करिए और ये 5 डोनेट करिए। आई होप कि आपको अब लोकलाइज्ड बॉन्ड, EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।